डे 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। होप आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या असाइनमेंट क्वेश्चन सारे कर लिए हो? बढ़िया। देखो, पिछली क्लास में जो क्लास ख़त्म हुआ था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। न्यूक्लियस को बाइंड करने वाला फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, आप सोचो कि कोई सा भी एटम आप सोचो, चाहे कोई सा भी एटम ले लो जो इन्वायरमेंट में तुमको अवेलेबल हो, उसके बारे में सोचो। मान लो कि तुमने आयरन लिया, तो आयरन की भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में तो होगा ही। तुमने कैल्शियम तक पढ़ा होगा क्लास 10th में कि हाँ कैल्शियम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। तो तुमने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध कर एक साथ रखते हैं उसको बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। खुद सोचो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आयरन को, जो आयरन रॉड होते हैं उसको छुओ, वो बिखर जाएगा। अगर वो नहीं बिखर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बाइंड अप हो रखे हैं। इसको ऐसे समझो। इसको और एग्जांपल्स, अगर दैनिक जीवन की एग्जांपल समझो तो समझो कि आपके पास लड्डू है। दाने वाली लड्डू होती है, देखो। हाँ, वो दाने वाली लड्डू समझो। उसमें देखो, लड्डू में क्या होती है ना कि जब तुमको फोर्स एक एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी एक दाना दूसरे दाने के साथ अगर बाइंड अप हो जाता है एक एनर्जी के साथ, तो वो क्या करते हैं ना कि वो जल्दी बिखरेंगे नहीं। अगर वही वो चीज़ नहीं रहेगा तो वो क्या क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो बिखर जाएगा। तो वही सेम चीज़ें होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक अ, बांधने का काम करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। हाँ, इस बात का आप ख्याल रखना। ये क्या क्या फीचर्स है इसका देखते हैं। फीचर्स में देखो इसका फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स में इसका है कि इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। कोई मतलब नहीं है, इस बात का मतलब हुआ कि कोई मतलब नहीं है चार्ज से। एक एटम के ऊपर में कितनी चार्ज है, 2 प्लस है या 25 प्लस है, 25 प्लस है, ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी प्लस है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी एनर्जी कैपेबिलिटी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने दूर है, कितने पास है। तो चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट अबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जो तुमने ऊपर में पढ़ा है, पहले पढ़े हो कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ होते हैं, वो इसमें फॉलो नहीं करते। यानी कि एक बढ़ने से दूसरा घटेगा, डिस्टेंस बढ़ने से दूसरा घटेगा, ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है यहाँ पर। देखो, सेकंड और थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये बात हमेशा याद रखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। इसलिए तो एटम बम बनाते हैं। एटम बम में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का यूज किया जाता है और ये फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब आप सोचो कि दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, और इससे भी ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका देखो, तुमसे सवाल में ऑर्डर ही पूछ लेगा सबका कि फोर्स अकॉर्डिंग टू फोर्स के अनुसार से सब फोर्स का ऑर्डर ही बता दो। तो एक सवाल ये भी बन जाएगा। ये सब सवाल आते हैं। और देखो, अभी तक नीट में सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एनटीए अपने जब देखोगे ना मॉक में, तो सवाल अब पूछने लगे हैं, क्योंकि मैथ से 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं पिछले साल। तो मे बी ये चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन। तो 1-2 क्वेश्चन अगर मान लो कि एक ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो यही सब आएगा। ऑर्डर पूछ लेगा कि कौन से फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, फोर्स के अनुसार से ऑर्डर बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पूछ लेगा कि कौन सा जो है ना वो स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कौन सा नहीं फॉलो करता है, कौन कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तुमसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सब मेन सवाल है, देखते हैं। बोलता है कि इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब ये जैसे मन करेगा वैसे लगेगा, सेंटर टू सेंटर नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव फोर्स बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात को ध्यान रखना
कि ये कंजर्वेटिव का मतलब है कि इसको आप संभाल नहीं सकते हो, कितनी मतलब कितना फोर्स आया कितना फोर्स गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा। लेकिन जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में मैंने एक फोर्स तुमको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऊपर में पढ़ाकर, वो फोर्स क्या होती है कि कंजर्वेटिव होती है, उसको आप स्टोर कर सकते हो, कितनी एनर्जी को दे रहे हो कितनी निकाल रहे हो, यानी कितनी फोर्स को दे रहे हो कितनी कितने को यूज कर पा रहे हो, सब देख देख लोगे उसमें। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये जनरली अट्रैक्टिव फोर्स है। हालांकि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस लेस देन 0.8 फर्मी इट बिकम्स द पॉजिटिव, यानी कि ये तो पहली नंबर बात अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर तुमने 0.8 फर्मी की बात की है, बहुत छोटी इकाई होती है फर्मी, अगर 0.8 फर्मी पर अगर तुम चले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज, इसका रेंज बहुत शॉर्ट होता है और एक फर्मी के आसपास इसका रेंज होता है। एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज़ अ मतलब ये समझो कि दिस इज़ अ लोएस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मतलब आप इससे छोटा मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हो। 10⁻−15, माइनस का मतलब होता है कि आप 1 को डिवाइड दे रहे हो 10⁻15 से, मतलब 0.14 उसके बाद दोगे कुछ डिवाइड देकर 10 का 1 दोगे, 0.14 टाइम्स उसके बाद 1 दोगे, तो उतने पे जाके अगर मेजरमेंट करना इतना आसान तो नहीं है। इसको माइक्रोस्कोपी व्यू से करेंगे। कंपैरिजन देख लेते हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए कि ये बॉक्स क्या बोलता है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब तुमको एक दूसरे के रिलेटिव स्ट्रेंथ जब चेक करोगे तो देखो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स का, उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर तुम रेंज की बात करो, रेंज का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से कहाँ तक लगेगा, कहाँ से कहाँ तक ये महसूस होगा। तो इसका रेंज है इन्फानाइट, मतलब दो प्लानट के बीच में लगेगा, हमारे तुम्हारे बीच में भी लगेगा। तो ये बात है कि रेंज कहाँ तक जाएगा। उसके बाद आती है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, 10⁻−16, यानी 1 फर्मी से भी छोटा हो गया ये तो उसके बीच में लगेगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इन्फानाइट। जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी जो अर्थ है ना, उसके चारों तरफ एक फील्ड काम करती है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, दो प्लानट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और सन के पास, खुद सभी प्लानट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो फील्ड एक एक प्रकार से फोर्स जनरेट करके देती है। तो ये दो प्लानट के भी बीच में लगता है, डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद है शॉर्ट न्यूक्लियर रेंज, मतलब जो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है वो बहुत कम है, यानी 10⁻−15 मीटर। यानी ये मत सोच लेना कि हमारे तुम्हारे बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, दिस इज़ नॉट अ ट्रू वे। उसके बाद देखो ये क्या 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 सीन है कि ऑपरेशन एमोंग्स, मतलब इसको हम कैसे ऑपरेट, कहाँ कहाँ इसको ऑपरेट्स होता है। तो ऑल ऑब्जेक्ट इन द नेचर, जितने सारे नेचर में जितने ऑब्जेक्ट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, दो प्लानट के बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में, जो हर एक चीज़ जो इन्वायरमेंट में सबके बीच में लग रहा है। उसके बाद देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसके ऊपर लगता है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है। हमारे 6 महीने तक की स्टडी चलने वाली जो है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चलेगी। 12th के 6 महीने जो है आप चार्ज के बारे में सिर्फ पढ़ोगे कि चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज पागल हो गया, मतलब पागलों की रफ्तार से घूम रहा है, टहल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज आती है, क्या देगा। तो हम 6 महीने तक 12th का सिर्फ के सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, याद रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th का एक मेजर पार्ट है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो हाई वेटेज भी होता है 12th। 40-60 का रेशियो तो तुम जानते हो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो, 40-60 का रेशियो होता है, यानी 40% 11th से आएंगे और 60% 12th से आएंगे, ऐसा माना जाता है। ये मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि हाँ, लेकिन ये एक हर साल का एक एवरेज डेटा निकालोगे तो तुमको यही निकल के आएगा।
उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के बीच में लगेगा और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, जैसे यूरेनियम हो गया। ये सब क्या है, हैवी पार्टिकल्स है। पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में और डिटेल से। चलो और सवाल करो फटाक फटाक, तुम लोग दोगे तब जवाब इसका। सबसे मैं जवाब चाहता हूँ। पहला सवाल है तुम्हारा कि फोर्सेस विच ओबे द इन्वर्स स्क्वायर लॉ आर। कौन कौन सा ऐसा फोर्स है जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को चलो जो, हाँ एक बात और, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लो, सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे जो तुम पढ़े हो वही बातें क्वेश्चन में डील करना है। तो बोलता है कि फोर्सेस विच अवे इन्वर्स स्क्वायर लॉ आर ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। बताओ इसमें से ABCD ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ के लिए? बोलो फटाक फटाक। कितने का आंसर है? ओके, B, C, D। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं नहीं फॉलो करता है, अभी ऊपर में ही पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करता है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन A और B तो नहीं है। ऑप्शन C, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल मैंने तुमको समझाया अभी, जस्ट पिछले क्लास में तुम समझे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ इन्वर्स ओबे द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये आंसर कौन सा सही है? बोलो। C सही है। उसके बाद बोलता है कि ऑल ऑफ द फोर्सेस इन नेचर द वीकेस्ट फोर्स इन द इज इट इज़ द। बताओ इसमें से कौन सा वीकेस्ट फोर्स है? ये रट रट के तुमको कई बार 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 पढ़ाया गया। अब फटाक फटाक आंसर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये सही है। तो ये ऐसे सवाल बन के आते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला नहीं आएगा, अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन जब भी आएगा एक कंसेप्चुअल सवाल आएगा, जो ऐसे सवाल आएंगे तो याद रखना। और नीट वाले थोड़ा फोकस होकर देखना, आज CUET वाले। नेक्स्ट सवाल देखो, क्या है कि ऑफ ऑल ऑफ द नेचुरल फोर्सेस दैट आर कंजर्वेटिव आर। कौन सा ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है? फटाक से अभी इसका एग्जाम्पल में आप हमको समझाओ। कौन कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कंजर्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल फोर्स को कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स को भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब होता है कि आप स्पेस में जो चार्जेस है उसको स्पेस में लगा रहे हो, किसी वायर में लगा रहे हो। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे, इसके बारे में 12th में पढ़ोगे एक इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है बताइए? अभी अभी तो पढ़े हो, अब क्यों इतने में गलत क्यों कर रहे हो? बोलो। ओके, जिसका आंसर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो सही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक न्यूक्लियस में लगता है, और न्यूक्लियस हमको पता होता है कि इसका रेंज क्या है, कैसे, तो उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। कितनी एनर्जी बाहर जा रही है, कितनी आ रही है, सब कंजर्वेटिव होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स रेदर देन ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, पहले तो एक वर्ड समझ में आना चाहिए तुमको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल लॉ। पहले तो ये बताओ कि लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ और प्रिंसिपल में अंतर समझाओ मेरे को कि लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल पढ़े हो ना? ओके, देखो, लॉ लॉ होता है, ऐसे समझो, लॉ लॉ होता है। एक दिमाग में हमेशा सेट रखना बात, लॉ लॉ होता है। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। लॉ का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कितना भी कुछ कर ले वो चेंज नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब लॉ एक बहुत लाखों बार उस पर रिसर्च करके, उसको देख करके तब बोलते हैं किसी चीज़ को लॉ। वो चेंज कभी नहीं हो सकता। मतलब जो चीज़ें हर तरीके से प्रूफ
प्रूफ के तरीके से, हर तरीके से वो क्या है कि सही है, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं लॉ। और प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को बदल सकते हो, मेथड है, रास्ता। जैसे तुम ऐसे सोचो कि तुम कोचिंग में हो करेंटली अभी, और तुम्हें घर जाना है, तो तुमको घर जाने के लिए कितने रास्ते होंगे? मे बी 2, 3, 4। तुम्हारी इच्छा, तुम तो बोलोगे मैं तो सर कोलकाता घूम के आऊँगा फिर जाऊँगा घर, ऐसे होकर। कोई बोलेगा नहीं मैं तो पटना होके जाऊँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो चंडीगढ़ होके जाऊँगा। तुम्हारी मर्जी है ना तुम कैसे जा रहे हो घर घर। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल, कि ये इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। तो जब भी फिजिक्स की दुनिया में जब भी प्रिंसिपल की बात होगी तो समझ जाना कि एक मेथड की बात कर रहा है, इसे चेंज हो सकता है, ये चेंज होने वाली बात है। और इवन केमिस्ट्री में तो तुम बार बार पढ़ोगे ये चीज़ें। हाँ, तो वो ये बात को याद रखना। और लॉ का मतलब होता है कि अब ये चेंज नहीं होने वाला, हर तरीके से ये चेक हो चुका है। तो ऐसी दुनिया में जो नेचर्स में जो काम करते हैं लॉ, वो 4 लॉ हैं। और चारों लॉ के बारे में अपन जानेंगे कि यही ये 4 लॉ ही तुम्हारी फिजिक्स की क्वेश्चन को डील करवाएगा। और जो ऊपर पढ़े हो फोर्सेस, यही बारी बारी से फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यही सब की बात करेंगे अपन। देखो क्या हो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स स्टेट दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हुआ कि ना तो एनर्जी को हम जन्म दे सकते हैं और ना ही मार सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें चेंज हो सकती है, मतलब एक चीज़ में दूसरे ट्रांसफ़र होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस स्टेट दैट चार्ज नाइडर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को ना तो हम जन्म दे सकते हैं और ना ही मार सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर ओनली। तो पहले तो देखो ये हर बुक में लिखा रहता है। अब इसका प्रैक्टिकल एक सवाल उठाऊंगा, सबके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ एनर्जी के लिए भी, लॉ ऑफ चार्ज के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तुम्हारा, ये कोई सिस्टम है, इसमें 9 कूलम चार्ज है पहले से। एक एक मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक बंद कमरे में हो, एक 9 कूलम चार्ज को एक जगह पे रख दिए, एक जगह पे तुमने 3 कूलम चार्ज को रख दिए, और एक जगह पे तुमने 4 कूलम चार्ज को रख दिए। ठीक है, ऐसे समझो कि एक कमरा है तुम्हारा, एक कमरा है, उसमें तुम 3 जगह पे चार्जेस रखे हुए, 9 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम। तुम्हें आया कोई दूसरा बंदा आया और उस चार्ज को उलट फेर करके चला गया। उलट फेर का मतलब इधर उधर करके चला गया। अब यहाँ पे -3 कूलम हो गया, यहाँ पे मान लो कि 11 कूलम हो गया। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे कितने कूलम होगा, चलो बताओ, सॉल्व करो इसको, कितने कूलम आएगा? बोलो, कितने कूलम आएगा बताओ। सिंपल है, आप कुछ नहीं करो, 9 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम, ये पहले से था। बाद में कितना हो गया बताओ, बाद में कितना हो गया? -3 कूलम प्लस 11 कूलम प्लस एक्स, सबको ऐड कर दो। 9 3 कितना, 12, 12 प्लस 4 16 कूलम। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना, 11 माइनस 3 8, एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 8 कूलम। एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 कूलम। दिस इज कॉल्ड अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल मीनिंग समझना है, रटने का नहीं, ये चीज़ें अप्लाई करनी है तुम्हें फिजिक्स की दुनिया में। समझ में आया? तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ये बातें समझ में आ जाना चाहिए कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। वैसे ही एनर्जी के लिए लागू करना, वैसे ही लीनियर मोमेंटम के लिए लागू करना। जो जो चीज़ पढ़ोगे ना, सिर्फ जिसको जन्म नहीं दिया जा सकता और नहीं मार सकते हैं, वैसी चीज़ों में ऐसे दिमाग तुम्हारा खुल के चलना चाहिए कि हाँ क्या मतलब होता है इसका। क्लियर है बातें? ओके, चलो देखो,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इट स्टेट दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, तो ये क्या होगा ना कि जैसे ही टक्कर मारेंगे इसके बाद ये दोनों टक्कर होके अलग अलग हो जाएगा। तो बोलता है कि अगर m1 वेलोसिटी के साथ v1 वेलोसिटी से अगर m1 ऑब्जेक्ट जो है, ये m1 ऑब्जेक्ट मान लो, अगर m1 वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट को टक्कर मारा है m1 v1 से, अगर ये ऑब्जेक्ट m1 v1 है, तो ये क्या बात बोलता है कि आप m1 v1 की जो वैल्यू होगी, समझ में आ रहा बात, वो m2 v2 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। एम मोमेंटम का फार्मूला तो जानते हो ना, तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा मोमेंटम का फार्मूला, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में दो कोलिजन हो, टक्कर हो, और जितनी झटका पहले हो उतना ही झटका बाद में महसूस हो, जितनी झटका से वो मारे, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टक्कर मारे, वही झटका महसूस हो बाद में, समझ में आ रहा बात, एक दूसरे को अलग होने में, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा होता है। ये चीज़ें वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी 11th में ही है, जब तुमको वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो इसको डिटेल से फिर से पढ़ाया जाएगा, कैसे लागू होता है, कब किस टक्कर मारते वाले समय को क्या बोलते हैं, टक्कर मार के पीछे चला है तो क्या बोलेंगे, टक्कर मार के आगे चला के जाए तो अलग अलग बिखर जाए तो उसको क्या बोलेंगे। ये सब नामकरण है जो फिजिक्स में तुम्हें जानना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है बातें? यस। नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? देखो, it state that angular momentum of a system remains constant if total external torque acting on it is zero। पहले तो ये बताओ टॉर्क क्या होता है, पहली बार सुन रहे होगे नाम, डरना नहीं। देखो टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो कि फोर्स है और फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो टॉर्क आएगा। उस टॉर्क का वैल्यू अगर जीरो है, मतलब कोई टॉर्क महसूस हो, टॉर्क कैसे समझो, रोटेट होने वाली चीज़, जैसे तुम्हारा साइकिल का जो पैडल है उसको क्या करते हो तुम, उसमें टॉर्क लगाते हो, दोनों अपने पैरों से टॉर्क लगाने का काम करते हो, तो वो क्या करता है, चक्का रोटेट होता है, तो वो टॉर्क नहीं लगे। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि आपको अब जो चीज़ें टक्कर मार रही है वो ऐसे नहीं, ऐसे मार रही है, टक्कर किसी एंगल पे मार रही है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर। एंगुलर जब भी आएगा समझना कि किसी एंगल की बात कर रहा है, किसी एंगल की चर्चा हो रही है। तो किसी एंगल से मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और इसको एक बॉल ऐसे आके टक्कर मार रही है, तो किसी एंगल पे आके मार रही है, कोलिजन कर रही है, तो ऐसे इस चीज़ को बोलते हैं एंगुलर। और टक्कर देने को चीज़ को तो मोमेंटम, झटका बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ हैव डीप कनेक्शन विद द सिमेट्रीसेस ऑफ नेचर, मतलब जितनी सारी नेचर में घटनाएं घट रही है उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है कंजर्वेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कोई सा भी लॉ उठाओ जो कंजर्वेशन को फॉलो करता हो, वो क्या करेगा, एक डीप कनेक्शन देगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ से तुम ये जानकारी निकाल सकते हो कि कितनी चीज़ें घट रही है पहले और बाद में क्या हो रही है, मतलब ये दोनों का कंजर्वेशन तुम निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। सिमेट्रीसेस ऑफ स्पेस एंड ए टाइम एंड अदर टाइप ऑफ सिमेट्रीसेस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द थ्योरी ऑफ द फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स की थ्योरी को, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको डीप में जाके समझना चाहते हो, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो जितनी सारी, मैं बोलता हूँ कि अगर तुम फ्यूचर के इंजीनियर्स बनने वाले हो तो चार लॉ, यही चार लॉ पे पूरा इनोवेशन बेस्ड है। चाहे तुम जो बनाना चाहो, तुम जो बाइक चलाते हो ना, उसमें क्या क्या लगती है सोचो कभी। तुम उसमें पेट्रोल भरते हो और वो गाड़ी रोटेट होने लगती है, यानी एनर्जी देती है, तो क्या करते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
आइंस्टीन ने यही तो दिया था, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका। अब तुम सोचो कि अगर तुम जिस दिन एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिए, उस दिन एक नया प्लानट बना लोगे खुद से। आज भी रिसर्च उस पर जारी है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जैसे जिस दिन ऐसा हो गया कि तुमने एनर्जी से मास बना दिया, उस दिन एक नया प्लानट बना दोगे। तो देखिए नेक्स्ट बात है कि ऑल द कंजर्वेशन लॉज लॉज आर नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जितनी सारी फोर्सेस है, तुम उस पर कंजर्वेशन ऑफ लॉ नहीं लगा सकते। कंजर्वेशन ऑफ लॉ इसलिए नहीं लगा सकते, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो फोर्स लगने के बाद समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक करके जानकारी पहले ही देखो। 11th में अभी जितनी सारी ज़्यादातर फोर्स के बारे में पढ़ना है तुम्हें, कि फोर्स क्या होता है, पुल्ली क्या होती है, फ्रिक्शन कैसे क्या चीज़ होता है, ये सब एक एक टॉपिक से आएगा। होप तुमको ये टॉपिक, जितनी सारी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, तुमको वो समझ में आ रहा होगा। और आने वाले जो अ, दिन है उसमें और फिजिक्स, आज फिजिक्स का ये समझो कि एक बेस था तुम्हारा, कि कैसे डिपेंडेंट होता है, कैसे क्या चीज़ डिपेंडेंट होता है, कैसे काम करती है फिजिक्स। मैं हो सकता है तो तुम लोगों को मैं एक सेंड करूँगा, एक इनोवेशन सेंड करूँगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाए हैं, कब बनाया है। ये सब का एक लिस्ट मैं शेयर कर देता हूँ, तुम लोग देख लेना कि हाँ इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने। देखो एक मैं बात बोलता हूँ, अगर तुम कोई सा भी स्टूडेंट हो तुम, या फिर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो, या किसी कॉलेज गोइंग के लिए एस्पिरेंट हो, अगर तुम इनोवेशन की आइडिया से सीखोगे तो तुम्हें हर चीज़ जानोगे। अगर उस चीज़ कंसेप्ट को जानोगे तभी तो आप आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एग्ज़ाम तो मान लो कि एक बाउंड्री है तुम्हारा इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन बाउंड्री के बाद क्या करोगे? सोचो कि तुम अगर आईआईटी जाना चाहते हो, आईआईटी में पहुंच गए, उसके बाद क्या? सर वहाँ कर लेंगे, ठीक है वहाँ तो आइडिया है ही, लेकिन उस बाउंड्री को बेस तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो हर चीज़ में इंटरेस्ट जगाओ। फिजिक्स में मैं बोलता हूँ कि डे वन से ही बोलूँगा कि देखो अगर इसे निगेटिव ले जाओगे तो ये सब्जेक्ट निगेटिव चला जाएगा, अगर इसे पॉजिटिव करके पढ़ोगे, चाहे तुम कोई सा भी स्टूडेंट हो, ये बहुत अच्छा फीलिंग देगा, क्योंकि हर एक बात प्रैक्टिकल होती है। क्लियर है बातें? देखो असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट कर लेना, और टेस्ट पेपर भी करने हैं तुम्हें अभी से। ये सब आदत लगाओ और डरो मत। टेस्ट में जो 0 नंबर आएगा कोई बात नहीं है, बशर्ते तुम टेस्ट को देते रहो, और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करते रहो। क्लियर है? यस। और कोई प्रॉब्लम? और हाँ, जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उनको भी टेस्ट लगाने हैं और असाइनमेंट करने हैं। और और किसी कोई सवाल पूछना है? हाँ बेटा, वो मैं आज ही तुम लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? बेटा अभी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें नहीं आई हैं, अभी अभी स्टार्ट नहीं होगा तुम्हारा। यूनिट एंड मेजरमेंट कराने के बाद वाली चीज़ें में आएंगी। यूनिट एंड मेजरमेंट में आएगा थोड़ा बहुत। डर गए तुम? भैया ने तुमको डराया कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, तुम डर गए? सपने सपने देख रहे हो डॉक्टर बनने का या इंजीनियर? हाँ तो आईआईटी जाने का, ठीक है। तो देख रहे हो तुम, मतलब बड़े सपने, समंदर में कूद गए हो और न्यूमेरिकल से डरोगे तो फिर कैसे होगा? समंदर को तैरने के लिए तो, जब समंदर में कूदे हो तो फिर तैरना तो पड़ेगा ही ना। बढ़िया। बाइंडिंग अप करें? चलो टुडे का सेशन बाइंडिंग अप होता है, और ये चैप्टर तुम्हारा एंड नहीं बोलूँगा, द एंड नहीं बोलूँगा, मेरे तरफ से द एंड हो गया। तुम अपने तुम ओवरऑल पढ़ना चाहते हो एक बारी,
तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो। हाँ, जो चीज़ तुमको लगता है कि छूट गया, ऐसे तो मैंने छोड़ा नहीं है। तुमको लगे कि हाँ इसमें से कुछ और निकाला जा सकता है तो तुम निकाल सकते हो। बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। हमेशा टीचरों पे डिपेंडेंट 100% नहीं होने का। चलो बाइंडिंग अप करते हैं।